हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ और चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि आज हम क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री एनसीईआरटी शुरुआत करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर है पहला। इस वीडियो की पीडीएफ का पूरा क्रेडिट जो है कुमार IAS सर को जाता है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातों के। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक, इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य कमेंट करें तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैप्स या मानचित्र के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि समय के साथ जो है जानकारी बदलती रहती है। किसकी जानकारी बदलती रहती है? वो है मैप। ठीक है ना। जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें तो जो इंडिया का मैप था, ठीक है ना, इंडिया का मैप जो था वो बहुत बड़ा विशाल था। ठीक, अगर हम आधुनिक इंडिया के मैप की बात करें तो उसकी अपेक्षा जो है कम है। ठीक है ना, यानी कि परिवर्तनशील है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो है समय के परिवर्तन के साथ मैप बदलता रहता है। ठीक, आगे यहाँ बात की जा रही है 1154 ईस्वी में अरब मानचित्रकार था। कौन था? अरब का एक मानचित्रकार था और उसके द्वारा बनाया गया मानचित्र उसी क्षेत्र के लिए जो है 600 वर्ष बाद बनाए गए, बाद में बनाए गए फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाए गए मानचित्र से भिन्न था। सिंपल है, जो 1154 ईस्वी में मानचित्र बनाया गया था और 600 वर्ष बाद जो मानचित्र बनाया गया था, दोनों में जो है काफ़ी गैप देखने को मिला था। ठीक, आगे बात की जा रही है इस अंतर का कारण। ठीक, ये जो दोनों मानचित्र थे, ठीक है ना, इन दोनों मानचित्र का जो बेसिक अंतर है उसका क्या अंतर है? ठीक, क्षेत्र का बेहतर ज्ञान, ठीक है ना, इसके कारण भी जो है मानचित्र में गैप आ सकता है। ठीक, इसके साथ बात की जा रही है मानचित्र कला का विज्ञान जो है दोनों कालखंडों में भिन्नता सटीकता में वृद्धि हुई। ठीक, इसका एक और रीजन है। देखो, इससे पहले मैंने जो सटीक रीजन बताया था वो एक जियोग्राफिकल रीजन था। ठीक, इसके साथ जो है यहाँ पे बात की जा रही है मानचित्र का जो विशेषज्ञ है उसे आज से करीब 600 साल पहले, ठीक है ना, कम ज्ञान रहा होगा। ठीक है ना, और 600 साल बाद जब मानचित्र बनाया गया तो उसे बेहतर ज्ञान हो गया। ठीक, जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि होती है, ठीक इसी प्रकार से। ठीक, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे शुरुआत में 2G फ़ोन आया था, फिर 3G आया, 4G आया, ठीक है ना, अब आ गया आपका 5G। तो 2G और 5G में अगर हम दोनों में अंतर देखें तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। 5G में कितनी सुविधाएं देखने को मिलती हैं और 2G की बात करें तो वो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से जो है यहाँ पे बात की गई है। ठीक, आगे बात करते हैं अब हम नई एवं पुरानी शब्दावली। ठीक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ऐतिहासिक अभिवृद्धि ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न भाषाओं में मौजूद हैं। ठीक, ऐतिहासिक अभिलेख मतलब जिन ग्रंथों के माध्यम से हम जो है हिस्ट्री के बारे में पता लगते हैं तो वो ग्रंथ हैं वो कई एक भाषाओं में मौजूद है। ठीक है, जिसमें अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, तुर्की भाषा है, ठीक है, संस्कृत है, तमिल है, इन विभिन्न प्रकार की भाषाएं। और आगे बात की जा रही है पिछले वर्षों में जो है इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ठीक, इसी प्रकार से इसमें जो है उदाहरण के लिए बात की गई है मध्यकालीन फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न थी। ठीक है ना, तो जो पुरानी फारसी भाषा थी और आधुनिक फारसी भाषा है, ठीक है ना, तो समय के परिवर्तन के साथ साथ जो है भाषा के कुछ शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है समय के साथ जो है व्याकरण, शब्दावली और जो है शब्दों के अर्थ भी बदलते गए। ठीक, हिंदुस्तान शब्द की खोज और मतलब सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की करेंगे। तो 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज, कौन? मिनहाज ए सिराज, यह जो गुलाम वंश का एक इतिहासकार था। कौन था? हिस्टोरियन ऑफ जो है गुलाम वंश। ठीक, तो इसने जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना बीच के क्षेत्र के लिए किया था। ठीक, तो आज की डेट में हिंदुस्तान पूरे भारत को बोलता है, लेकिन उस समय जो ये गुलाम वंश का एक इतिहासकार था इसने केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र था इसी रीजन को हिंदुस्तान नाम दिया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भूमियों जो दिल्ली सुल्ताना भूमियाँ जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का जो हिस्सा थी। ठीक, 16वीं सदी में बाबर के बारे में बात की जा रही है
कि इसने किसने बाबर ने जो है 16वीं सदी में इसका प्रयोग उपमहाद्वीप के लिए जो है उपमहाद्वीप के निवासियों के लिए भूगोल, जीव जंतु, संस्कृति के वर्णन के लिए किया था। किसका प्रयोग किया था? हिंदुस्तान शब्द का। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राजनीतिक दृष्टि से और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हिंदुस्तान का अर्थ आज की डेट में जो है भारत यानी कि आधुनिक राष्ट्र राज्य है। ठीक, यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें हिंदुस्तान जो है संपूर्ण इंडिया के पार्ट को बोलते हैं। ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। ठीक, जैसे बात करें ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत, जिसमें सिक्के हैं, वास्तुकला है और शिलालेख है और पाठ्य अभिलेख है। ठीक है ना। इन सभी जानकारियों के माध्यम से, ठीक है ना, के माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, जैसे मान के चलते हैं कि ये इंडिया है। ठीक है ना। और इंडिया में किसी राजा के द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है। और जब खोज की गई तो वह सिक्के जो है मान के चलते हैं चाइना में किसी डायनेस्टी में जब खोज की गई वहाँ पे मिले। ठीक है ना। तो इस सिक्कों के माध्यम से यह पता चलता है था कि प्राचीन काल में जो है इंडिया और चाइना में जो है व्यापारिक संबंध थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक पाठ्य अभिलेखों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है ना। यानी कि प्राचीन काल में यहाँ पे अभिलेख तो थे लेकिन सारे के सारे अभिलेख पढ़े गए नहीं थे। ठीक, तो जैसे जैसे समय बदला गया, ठीक है ना, जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, ठीक वैसे वैसे जो है अभिलेख में पढ़ने की जो क्षमता है लोगों के द्वारा, यानी कि अभिलेख पढ़े गए। ठीक, आगे यहाँ पे बात की जा रही है कागज़ का उपयोग, यूज ऑफ कागज़। ठीक है ना। तो कागज़ का उपयोग जो कहाँ पे किया जाता था। ठीक, पवित्र ग्रंथों में लिखने में जो कागज़ का प्रयोग करते थे, शासकों का इतिहास लिखने में, पत्रों के लिए, संतों की शिक्षा यानी कि संतों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते थे, महाग्रंथ लिखे जाते, उनके लिए, याचिकाओं के लिए और न्यायिक अभिलेख के लिए जो कागज़ों का प्रयोग किया जाता था। और कागज़ की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई। ठीक, अब हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। ठीक, तो मनुस्मृति प्राचीन काल का जस्ट एक संविधान था। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में जो किस प्रकार से समाज का संचालन होगा, ठीक, तो उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से आधुनिक भारत में, ठीक है ना, आधुनिक समय में एक संविधान के माध्यम से समाज का संचालन होता है, ठीक इसी प्रकार से प्राचीन काल में भी जो समाज का किस प्रकार से संचालन होगा तो उसके रूल्स एवं रेगुलेशन जो लिखे गए थे मनुस्मृति नामक बुक में लिखे गए थे और प्राचीन काल का वह संविधान था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, इसमें बहुत पुरानी किताब है। ठीक, सिंपल है, प्राचीन काल की तो बहुत पुरानी होगी और दस्तावेज जो हाथ से लिखा गया हो। ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों के द्वारा एकत्र किया गया जो है उन सभी के द्वारा लिखी गई थी ये मनुस्मृति। ठीक, और यह जो है आज की डेट में मनुस्मृति जो है ये पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों में जो है सुरक्षित रखी गई है, मतलब इसकी ओरिजिनल कॉपी। ठीक, अब आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पांडुलिपियों के साथ जो है समस्या क्या थी। ठीक, तो लेखकों ने हाथों से मूल पांडुलिपि की प्रति बनाई थी। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब उस समय जो किताबें लिखी जाती थी सारी किताबें हाथ से लिखी जाती, यानी कि हैंड रिटन थी। आज की डेट में प्रिंट होती हैं, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय जो है सभी की सभी किताबें हाथ से लिखी जाती थी। ठीक, आगे बात की जा रही उन्होंने यहाँ वहाँ छोटे छोटे बदलाव कर दिए। ठीक, एंड इसी प्रकार से आगे बात की जा रही वर्षों और सदियों तक नकल करने से, ठीक है ना, क्या कह रहा है, नकल करने से और लेखन मूल जो है प्रतिलिपि से काफ़ी अलग हो गया। देखो यहाँ पर बात की जा रही है जो प्राचीन काल में जो ग्रंथ, ठीक है ना, लिखे गए थे, ठीक है ना, तो समय के परिवर्तन के साथ जो है आधुनिक समय में सेम जो है ग्रंथ, ठीक है ना, इसका कई विद्वानों ने अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर पुरानी प्रतिलिपि हो गई है, पुरानी है, तो इसको जो है नई कागज़ में जब हम कॉपी करते हैं तो इन सब माध्यम से इन सब के द्वारा जो कई बार जो मूल प्रति थी, ठीक है ना, सेम शब्द जो है यहाँ पे नहीं उतारते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। और यह प्रक्रिया कई बार जब दोहराई जाती है तो इसमें
बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक, सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो, कोई घटना घटी, ठीक है ना, कोई घटना घटी और घटना घटी जो है, और जो है मान लो वो घटना जो वायरल हुई, ठीक है ना, तो घटना की जो सच्चाई है वह सच्चाई जब कई हाथों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा आगे वायरल की जा रही है, तो वह सारे लोग उस घटना को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है, इसलिए जो इतिहासकारों को यह अनुमान लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपि संस्करणों को पढ़ना पड़ता है और लेखक ने जो मूल रूप से क्या लिखा था। ठीक, नए बदलाव के बारे में हम बात करेंगे, नई तकनीक और जो है नया भोजन और पेय पदार्थ। ठीक, नई तकनीक में जो है सिंचाई के लिए जो है पर्शियन व्हील या रेंट का जो आविष्कार हो गया था, बुनाई के लिए चरखा का आविष्कार हो गया, और युद्ध में आग्नेयास्त्र का युग जो है खोज हो गया था। ठीक, वही बात करें खाने में, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इन सभी पेय और भोज्य पदार्थों की खोज हो चुकी थी। ठीक, आगे बात करते हैं, तो नए सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन, ठीक है ना, क्या क्या है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल है। ठीक, व्यापार और अन्वेषण के लिए यात्रा में वृद्धि हुई। राजपूत, ठीक है ना, क्षत्रिय जिसे बोलते हैं। ठीक, क्षत्रिय जाति का दावा करने वाले योद्धाओं के एक समूह को जो है इस अवधि के दौरान महत्व प्राप्त हुआ था। ठीक, अन्य ग्रुप के बारे में बात करें तो जिसमें जो है मराठा थे, सिख थे, जाट थे और अहोम थे, कायस्थ थे। ठीक, अन्य बदलाव के बारे में हम बात करते हैं, तो जैसे वनों की कटाई शुरू हो गई थी और कृषि का विस्तार हो गया था। ठीक, यानी कि वनों की जो कटाई शुरू हुई वो कृषि के बेसिकली उस समय कृषि के विस्तार के लिए हुई। अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वनों की कटाई के रीजन कई हो सकते हैं, जैसे कृषि के विस्तार के लिए, इसके साथ जो है आबादी के विस्तार के लिए, और इसके साथ जो उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई की जाती है। अब हम बात करेंगे किसान पीजेंट के बारे में, तो वे जटिल समाजों का हिस्सा बन गए थे, वे करों का भुगतान करते थे, वे स्थानीय प्रभुओं, ठीक है ना, वे स्थानीय जो प्रभु को सामान और सेवाएं प्रदान करते थे, और उनमें आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव उभर आए थे। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं जाति प्रथा के जो जन्म के बारे में। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं जाति प्रथा के बारे में, कास्टिज्म सिस्टम के बारे में। ठीक, देखो शुरुआत में जब समाज की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, बिल्कुल प्राचीन काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना, तो समाज जो है इस प्रकार की जाति प्रथा या जो वर्ण व्यवस्था में बटा नहीं था। ठीक, जैसे जैसे समाज ने खुद को सुधारा, ठीक, या कह सकते हैं खुद को विकास किया, ठीक है ना, और उसी के साथ जो है लोगों ने जो है अपना अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, तो उन्हीं कार्यों के आधार पे जो है वर्ण व्यवस्था का जन्म होगा, और उसी वर्ण व्यवस्था का जो है बाद में प्रचंड रूप धारण करके जाति प्रथा बन गई। ठीक, और यह जाति प्रथा इतनी एक तरह से विकराल रूप धारण कर लिया कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा वह वही काम करेगा। ठीक है ना, इसको बदला नहीं जा सकता, और इसे जो है एक तरह से वंश आधारित हो गई। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं। लोगों को जातियों या उपजातियों में बांट दिया गया। ठीक, और यह जो कार्य किया जा रहा है, लोगों को जातियों उपजातियों में बांटा गया, यह जो उस समय के जो कुलीन लोग थे, ठीक है ना, जो अगर हम इंडिया के परफेक्ट में बात करें तो उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने यह कार्य किया था। ठीक है ना, उसका एक कह सकते हैं यहाँ पे एक उनका पर्सनल स्वार्थ था। सिंपल है, जो लोग ब्राह्मण थे वो चाह रहे थे उस समय कि उनके आने वाले बच्चे यानी कि उनकी संतान भी वही कार्य करें जो लोग वे कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे कर्मकांड का वाला काम करें, ठीक है, मंदिर में पुजारी बने, ठीक है ना, और उस समाज की जो है उच्च जगह पे उन्हें स्थान मिले, और इसके साथ साथ जो है उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। तो वही वर्ण व्यवस्था आगे चल के जो जाति व्यवस्था में बट गई, और यह कार्य स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है उनकी पृष्ठभूमि और जो है व्यवसाय के आधार पर उन्हें बांट दिया गया। ठीक है ना, पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर बांट दिया। सिंपल है, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके बच्चे भी वही कार्य करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक ही जाति की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती थी। ठीक,
यानी कि सिंपल है, एक ही जात की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग हो सकती थी। ठीक, यहाँ पर थोड़ा क्षेत्र का गैप हो जाएगा। एक जाति है जिसका इस जो है क्षेत्र में कुछ अलग भूमिका और इस क्षेत्र में अलग भूमिका। ठीक, और इसके साथ भूमिका के साथ साथ जो है उसकी पावर, स्ट्रेंथ या कह सकते हैं समाज, सोशल स्टेटस भी अलग है। ठीक, जातियों ने अपने समुदाय सदस्यों के आचरण को प्रतिबंधित करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए और जो है कानून बनाए। ठीक है ना, तो जातियों ने अपने सदस्यों को आचरण से प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है ना, स्वयं के नियम बनाए और कानून बनाए। ठीक है ना, जैसे सिंपल है, भारतीय समाज में आप देख सकते हैं, पहले तो जाति है, ठीक है ना, जाति में भी कई उपजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, और उपजातियों में भी जो है ना अंदर कुरियाँ देखने को मिलती है, और इन सभी कुरियों को एक खुद का एक पहचान या रूल्स होता है। अगर हम शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई बार देखने को मिलता है कि एक जो जाति है और एक जाति की यानी कि दो कुरी हैं। ठीक है ना, तो ये मान के चलते हैं लोग कि एक कुरी जो है दूसरे कुरी में, मतलब सेम कुरी में शादी नहीं करेगा, वो गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार के जो नियम स्वयं बनाए जाती होना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जाति पंचायत। इन नियमों को लागू करने के लिए बुजुर्गों की सभा होती थी। ठीक है ना, तो जो जातियाँ थी, जातियों में जो नियम लागू किए जा रहे थे, ठीक है ना, वो बुजुर्गों की सभा। बुजुर्ग क्यों? क्योंकि उन्हें जिंदगी जीने का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक, इसके साथ कई बार जो विवाद हो जाते थे समाज में आपस में, तो वो जो विवाद भी सुलझाए जाते थे बुजुर्गों के द्वारा पंचायत लगा के। ठीक, नया और पुराना धर्म के बारे में बात की जा रही है, रिलीजन। तो यहाँ पे अलौकिक एजेंसी में सामूहिक विश्वास। ठीक, इसमें जो बदलाव देखे गए वो यहाँ पर देख सकते हैं। नए देवताओं की जो है पूजा होने लगी। ठीक, इसके साथ मंदिरों का निर्माण होने लगा और ब्राह्मणों और पुजारियों को जो है महत्व बढ़ने लगा। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो भक्ति के जो विचार का उदय हुआ। ठीक, इसके साथ इस्लाम की शिक्षा व्यापारियों और प्रवासियों के माध्यम से फैली। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इस्लाम की व्याख्या। ठीक, इस्लाम धर्म के बारे में बात की जा रही है। तो इस्लाम धर्म में यहाँ पे बात की जा रही है, देखो सभी को पता है इस्लाम धर्म जो है शुरुआत में तो एक था। ठीक, बाद में जो आगे चल के मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद यह धर्म दो भागों में बट गया। ठीक, एक शिया कहलाए और एक सुन्नी कहलाए। शिया धर्म के वे लोग हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले वे लोग जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद यानी कि जो अली थे। ठीक है ना, इनको मोहम्मद समुदाय का नेता मानते थे। ऐसे लोग जो ऐसे मुस्लिम लोग जो अली को यानी कि मोहम्मद पैगंबर के दामाद जो अली थे, इनको समुदाय का नेता मानते थे, वे शिया कहलाए। ठीक, और सुन्नी लोग वे कहलाए जो शुरुआती नेता खलीफाओं और बाद के खलीफाओं के अधिकार को स्वीकार करते थे। देखो सिंपल भाषा में समझ लो, शिया लोग वे थे जो अपना जो अनुयायी वो मोहम्मद पैगंबर को मानते, और सुन्नी लोग वे जो अपना जो है अनुयायी ये खलीफा को मानते। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुसलमान कुरान को जो है अपना पवित्र पुस्तक मानते, पवित्र ग्रंथ मानते, और इस कुरान में जो ईश्वर अल्लाह की संप्रभुता को जो है स्वीकार करते हैं, यानी कि ईश्वर या अल्लाह एक ही है। ठीक, समय एवं ऐतिहासिक काल, टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो ब्रिटिश यहाँ पे बात की जा रही है, उन्होंने धर्म के आधार पर इतिहास को जो 3 कालों में बांटा, किसने? ब्रिटिश अर्थ ने। ठीक है ना, तो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो इतिहासकार थे, आधुनिक इतिहासकार थे, इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर। ठीक है ना, और इतिहासकारों ने इसको समाज को 3 भागों में बांटा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसी के आधार पर हम जो है अपनी सारी हिस्ट्री को कवर करते हैं।